तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया, आप लोगों से बात करने का मौका दिया। वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑल। अभी जैसा सर बता रहे थे कि डॉक्टर्स की वाकई ज़रूरत है, या लग रहा है मशीन के साथ में डॉक्टर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। कितने लोग मानते हैं कि डॉक्टर्स की शायद इन्वेस्टिगेशन भी मशीन देख लेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस भी बना देगा, ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर देगा, दवाई भी आपके घर भेज देगा, एम्बुलेंस भी भेज देगा। कितने लोग मानते हैं कि डॉक्टर्स की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो आई थिंक डॉक्टर्स की जरूरत तो पड़ेगी, भगवान नहीं करे जरूरत पड़े, बट जरूरत तो पड़ेगी। जितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा हम लोगों का खान पान है, हमारा मेंटल हेल्थ है, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स की जरूरत तो बढ़ती ही जा रही है। तो डॉक्टर्स की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी, आप खुश रहें नहीं रहें, बट डॉक्टर्स की जरूरत तो पड़ेगी। वी ऑल विल बी वर्किंग एज पार्टनर्स, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स विल बी वर्किंग टुगेदर सो दैट हमारा रास्ता आप सुगम करें। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स, interpretation of various things, use of machines, gadgets, that all will be helping the mankind and will be helping each other. तो जैसा बताया आज का टॉपिक की स्ट्रेस रिमेन्स वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो कितने लोग आप में से मानते हैं कि स्ट्रेस है हमारी लाइफ में? हाथ खड़ा कर देंगे। तो आई थिंक सबको स्ट्रेस है। तो डॉक्टर सुनीता जी, मैं इस बात आस्किंग यू कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है? बिकॉज हर आदमी बहुत लूजली यूज करते हैं कि मुझे तो स्ट्रेस है, मेरा दिमाग ठीक नहीं, मेरे से बात मत करो। तो व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंजाइटी, व्हाट इज डिप्रेशन? हेलो, I'm audible to all. कीप इट क्लोजर टू द माउथ। Now it is audible to all. It is audible now. All right. Now it is audible. इसके सवाल उसमें भी हेलो, हेलो। now I'm audible now. यस। Okay. Thanks for the सर्वे बोला कि कितने लोग इसमें से मैंने देखा कि 100% लोगों ने काम नहीं किया और हम लोग ने आपको बोला कि स्ट्रेस है। आमतौर पे आप देखो कि जिंदगी में आम तरीके से हर दिन की जिंदगी में किसी न किसी तरह से स्ट्रेस नहीं करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, या फिर अपने पर्सनल की वजह से या रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसको हम डायग्नोस नहीं करते क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है, वो आगे ही ठीक है, आगे के समय में बात करेंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, हाँ ये मुद्दे की बात है और इसको समझना भी है कि ये अब डायग्नोस क्या आ सकता है ना। व्हेन वी से आई हैव एंजाइटी, I am having depression, then it is now on the level of diagnosis. ठीक है, उसके लिए आपको ड्यूरेशन देना पड़ेगा, लेकिन चेंज मेन होता है और बच्चे अभी देखो हर कोई कहता है कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, बट एक्चुअली ये इज नॉट, है ना, इज नॉट डिप्रेशन और इट इज नॉट एंजाइटी, है ना। आप देखो कि ये क्या है। जब आप कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, तो इट विल चेंज मेनी ऑफ द थिंग्स। It will change your biological functions, it will change your other physiological functions, and it will change your day-to-day activities. जब आप कह रहे हैं कि मुझे biological functions में disturbance होंगी, तो वो क्या की चीजें होंगी? अगेन
it can change your appetite, it can change your sexual life, it can change your appetite, sleep disturbance होगा, cognitive functions में भी आपके इफेक्ट आने लगते हैं, जैसे कि आपके अटेंशन कंसंट्रेशन रिड्यूस होंगे, आपको डे टू डे लाइफ में जहाँ कंसंट्रेशन की जरूरत है ना, वो आप नहीं कर पाएंगे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तब आप कहेंगे। और जो दूसरे अदर सिम्टम्स है वो मूड से रिलेटेड हो सकते हैं, आपका मूड, आपकी एनर्जी लेवल रोज एक जैसी लो रहेगी, कम रहेगी, है ना, यू विल नॉट फील एनर्जेटिक, तो ये एक डायग्नोस्टिबल चीज हो जाती है। देखिए, मोटी मोटी बात हम करेंगे तो स्ट्रेस तो क्या चीज़ है कि किसी भी चीज़ की परिस्थिति का हम कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रेस। अभी बारिश हो जाए, कुछ लोग तो सोचेंगे कि यार बारिश में कैसे जाएंगे, गाड़ी कैसे निकलेगी, रेलवे फाटक बंद मिलेगा, ट्रैफिक जाम मिलेगा, घर पे भाई नहीं आएगी, बच्चे कैसे आएंगे, हस्बैंड शाम को कैसे आएंगे, चिंता शुरू। समबडी विल से क्या तो मजा आ गया, बारिश हो रही है, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, शाम को भाई नहीं आएगी, घर में पकौड़े बनाएंगे खाएंगे, इसके लिए क्या फर्क पड़ेगा, आप एंजॉय करेंगे, हस्बैंड को जल्दी बुला लेंगे, बच्चे भी लगता नहीं है तो ज़्यादा लेट आएंगे। तो स्ट्रेस तो सेम है, हाउ वी रिएक्ट इज डिफरेंट, तो दैट इज स्ट्रेस। तो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को कैसा रिएक्ट करते हैं, दैट मेक्स स्ट्रेस। कुछ लोग हैं जो हमेशा ही चिंता में, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ हैं जो रिलैक्स रहते हैं। सो वी नीड टू लर्न टू लिव इन गुड स्टेट ऑफ माइंड, कि हर चीज़ से हम एकदम बावले नहीं हो जाए कि क्या हो गया, आप क्या होगा, आप क्या होगा, जो होना है अपने बस में नहीं है। जो अपने बस में वो है, खुश रहे, प्रसन्न रहे, अच्छा काम करें, जहाँ भी आप बैठे जिस भी पोजिशन में अपना काम करें। एंग्जाइटी है जो चीज़ है ही नहीं उसकी चिंता करते हैं, आज शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट नीचे जा रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ रही है, तो आपके हाथ में ही नहीं उस चीज़ को लेकर, दैट इज एंग्जाइटी, कि एक्चुअल में चीज़ है ही नहीं और उसको लेकर चिंता में उनका है। डिप्रेशन इज मेडिकल प्रॉब्लम, तो जैसा मैडम ने बताया वो डिप्रेशन वाली मेडिकल प्रॉब्लम है, देन वन नीड्स टू टेक हेल्प फ्रॉम सम मेडिकल प्रोफेशनल। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो लाइफ में, ह्यूमन बीइंग में या हम लोगों की लाइफ में डरावनी चीज़ लगती है कि ज़्यादा डेथ का कारण क्या बनता है, वो कौन सी चीज़ है? हार्ट अटैक। वेरी राइट। सो हार्ट अटैक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल इश्यू, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। आज हम बात ये नहीं करेंगे कि हार्ट अटैक जो है कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, हार्ट अटैक क्या है, क्या संभावना है, क्या रिस्क फैक्टर है, और कैसे कम्युनिटी में, हमारे घर में हमको खुद को प्रॉब्लम है, हमारे माता पिता को प्रॉब्लम है, तो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर दीपेश जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपेश अग्रवाल प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और सर आप बताइए कि हार्ट अटैक के बारे में। सबको डर लगता है। सबसे पहली चीज जो सबने बताया, हम सभी को डर लगता है, और प्रोबेबली जो मुझे ऐसा लगता है शायद हमारी फैमिली में या हमारे नियर डियर वर्क प्लेस पर कोई ना कोई कलीग हो या रिलेटिव्स हो, हार्ट की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। वो चाहे किसी तरह की हो, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, चाहे हार्ट फेलियर हो, चाहे हार्ट अटैक हुआ हो, चाहे एंजाइना का दर्द हो। अब एक हम सभी लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक है तो सीरियस, अगर हुआ तो समय का पता नहीं है कितना टाइम हमारे पास है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि मिनिमम टाइम में हमको रिएक्ट करना है। सबसे पहला काम ये हमको समझ आना चाहिए कि हार्ट अटैक है या नहीं है। तो कुछ चीजें जो मैं आपको बिल्कुल रूटीन डे टू डे में जो आपको ध्यान रखना ही चाहिए वो आपको बताता हूँ, जिसमें आपको हमेशा ये होना चाहिए कि हाँ ये हार्ट अटैक हो सकता है और मुझको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, और उसमें क्या करना है। पहले के टाइम में ये होता था कि कोई 70 साल के हैं या 60 साल से ज्यादा के हैं, उनमें हार्ट अटैक हम यूजली एक्सपेक्ट करते थे कि इनको हार्ट अटैक हो सकता है, पर प्रोबेबली पिछले कुछ सालों से ये एज लिमिट जो है वो नीचे घटती जा रही है, और अब 20 साल 22 साल 25 साल के भी लड़के हम देखते हैं जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं। तो एज के साथ कोरिलेट करना कि नहीं ये ज्यादा एज वाले हैं इनको हो सकता है, कम एज के लोगों को 30-40 साल वालों को नहीं हो सकता, सबसे पहले अपन को ये अपने दिमाग से निकालना है किसी भी एज के लोग हार्ट अटैक से ग्रसित हो सकते हैं। अब क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? कॉमन जो रहता है, जो हम ये कहते हैं कि सीने में दर्द। एग्जैक्टली अगर सीने में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का हो सकता है, और हमको प्रायोरिटी रखना चाहिए अगर चेस्ट पेन है। किस तरह का दर्द और कहाँ? ज्यादातर ये रहता है कि हम सभी लोग सोचते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, तो अगर लेफ्ट साइड का पेन है तो हार्ट अटैक है, अगर राइट साइड का है तो कुछ और है।
या सेंट्रल चेस्ट पेन है तो गैस का दर्द जो हमको यूजली फील होता है कि गैस, भारीपन, जलन हो रही है, वो गैस का है, इनो पी लो या शरबत पी लो, उससे ठीक हो जाएगा। प्रोबेबली मोस्ट कॉमन जो सिम्टम या जो प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक की होती है वो सेंट्रल चेस्ट पेन, बर्निंग, जलने की तरह, या स्क्वीजिंग, जैसे किसी ने टॉवल निचोड़ दिया हो, या किसी ने बहुत प्रेशर आपके सीने पे रख दिया हो, एकदम कि जकड़ रहा है सीना बहुत ज्यादा, या किसी ने प्रेशर रख दिया है, या कोई टॉवल निचोड़ रहा है या जल रहा है। इस तरह के सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं। अगर आपको नहीं भी लगता है तब भी आपको प्रायोरिटी मानकर उसको हार्ट अटैक मानना चाहिए। क्यों? हार्ट अटैक है तो वो रिस्की है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गैस का हो तो गैस की दवाई बाद में लेते रहेंगे, पहले हार्ट अटैक को अपन देख ले कहीं वो तो नहीं है। तो इसलिए प्रायोरिटी मानकर चलिए कि वो हार्ट अटैक है, होता उल्टा है। डॉक्टर साहब गैस बन रही है कल से, भाई वो हार्ट अटैक हो सकता है, गैस नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। दूसरा, चेस्ट पेन के साथ, सेंट्रल चेस्ट पेन के साथ कई बार हाथ में दर्द, स्पेशली लेफ्ट हैंड पर राइट में भी हो सकता है, गले में दर्द, नीचे के जबड़े में दर्द और पेट में दर्द, पेट में नाभि के ऊपर तक जो अम्लाइकस रहता है इसके ऊपर से लेकर और नीचे वाले जबड़े तक कहीं पर भी दर्द है, आप उसको हार्ट अटैक मानकर पहले मेडिकल अटेंशन लीजिए, हार्ट का रूल आउट कराइए, उसके बाद अपन गैस का, दांत का और जो भी दर्द अपन को समझ में आता है मस्कुलर, उस पर ध्यान देना है। नियरेस्ट जो भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिले, जहां भी ईसीजी हो पाए, आप इमीडिएट जाकर ईसीजी कराइए सबसे पहला। और उस टाइम पर एक्सर्शन नहीं करना है। एक्सर्शन इन द सेंस कि मैं सेकंड फ्लोर रहता हूँ, कि फटाफट जाकर ऊपर जाकर लेट जाता हूँ, नहीं। आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। अगर पॉसिबल हो तो एक एस्प्रिन की टैबलेट आती है 300-325 मिलीग्राम की, उसको चबा लीजिए इमीडिएटली, चबाकर, और नियरेस्ट हॉस्पिटल से आप कंसल्ट कीजिए। सिम्टम में और कई बार होता है कि हाथों में दर्द या सांस भरना, पसीने आना, चक्कर आना, ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। तो प्रोबेबली डायग्नोसिस कि हाँ ये हार्ट अटैक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे कॉम्प्लिकेशन को रोक सकती है, ट्रीटमेंट तक का टाइम हमारा बचा सकती है कि हम जल्दी पहचानेंगे, ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा और शायद हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू। अचानक से होता है, 4-5 दिन तक कंटिन्यू रहता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अचानक से होता है या 4-5 दिन तक हो सकता है। नाउ इसकी पैथोलॉजी अगर आप देखेंगे, हार्ट अटैक होता है जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की नसों में, उसके ब्लॉकेज की वजह से। ब्लॉकेज दो तरह से हो सकता है, या तो कोई भी ऐसा कारण जिससे सडन ब्लॉक हो गई हमारी हार्ट में। सडन ब्लॉक मतलब कि उसमें मान लीजिए पहले से कुछ 20-30% कोलेस्ट्रॉल जमा था, हार्ट की वेसल जो थी वो नैरो हुई थी। अब उसमें जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है हार्ट अटैक के, वो कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आया और उसने वहां पर जो क्लॉट जमा हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसने वहां पर रप्चर किया और अचानक से क्लॉट जमा हो गया वहां। तो अगर क्लॉटिंग हो गई वहां पर, सडन ब्लॉकेज है, तो वो हार्ट अटैक सडन आएगा। लेकिन अगर किसी को से पुराने समय से चल रहा है, 5-10 साल 8 साल से कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 जमा हो रहा है, जैसे अपनी नालियां बहती हुई होती हैं, मिट्टी धीरे धीरे इकट्ठी हो गई, धीरे धीरे इकट्ठी हो गई, कुछ 6 महीने साल भर में बंद होती है। सेम यहाँ पर है कि अगर हार्ट की वेसल में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, उसमें नैरोइंग ग्रेजुअली अगर आ रही है, तो एक स्टेज ऐसे आती है कि 70% ब्लॉक होगी, 80% ब्लॉक होगी, तब आपको हार्ट का पेन फील होना शुरू हो जाएगा चलने में। फिर अचानक से ऐसा होगा कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल बाद कि वो सडनली ब्लॉक हो गई, उससे भी हो सकता है। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, आपको पहले से फील भी होगा या अचानक भी हो सकता है। और अगर है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए, एक बार तो एटलीस्ट चेकअप कराइए कि कहीं कुछ सीरियस तो नहीं। Dr. Deepesh, in continuation to this, हार्ट अटैक के बचाव के लिए हार्ट अपना मजबूत रहे, अच्छा रहे, उसके लिए लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन करने चाहिए? तो अभी विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर रहे थे एआई का रोल। मुझे लगता है एआई बहुत अच्छी चीज़ है और हमारी लाइफ बहुत सुगम कर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं एआई से हमको प्रॉब्लम भी होने वाली है। जैसा आपने कहा कि क्या क्या हमको प्रिकॉशन या कैसे हम मजबूत रखें, डेली एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एआई हमको जो है आलसी बना देगा, इट इज श्योर। सब काम अपने आप हो रहे हैं, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो जरा सा उठकर बाहर नहीं जाना, सोचा कि गेट खुल जाए, गेट खुल गया, हाथ से धक्का देकर गेट नहीं खोल रहे। तो ये एआई के तो बचने के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। नंबर 1, सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, स्ट्रेस। प्रोबेबली स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर विच कॉजेज मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीजेस। चाहे वो ओवर एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, दोनों चीजें ही हार्ट की डिजीज को बढ़ाते हैं। इससे अपने को दूर रहना है। इसके अलावा जो हमारी रूटीन है चीजें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, शुगर मैनेज करना, वेट, ओवर वेट या अंडर वेट, दोनों ही हमारे लिए डेंजरस हैं।
तो हमको बहुत मोटा भी नहीं होना है या फिर हमको वेट लूज इतना कर लिया कि वही एक कारण बन गया हमारी हार्ट की बीमारियों के लिए। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्मोकिंग से सडन कार्डियक अरेस्ट आते हैं, तो उसका धुआं होता है वो हार्ट की नसों में अचानक से जमा हो जाता है क्लॉट बनकर, तो वो हमारे लिए हार्ट अटैक कर सकता है। एंड देन स्लीप, रात को सोना एट ए स्ट्रेच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 7-8 घंटे बिल्कुल कंफर्टेबल नींद लेंगे, आपको हार्ट की बीमारियां कम होगी एज कंपेयर टू जो लोग रात को बार बार उठते हैं, थोड़ा थोड़ा देर में आंख खुल गई उनकी, टॉयलेट बार बार जा रहे हैं या खराटे ले रहे हैं, रात में स्नोरिंग हो रही है, उनको भी बार बार नींद खुलती है, उसमें भी हार्ट अटैक के रिस्क, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है। तो जो कुछ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर हैं जिसमें हमको अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट, स्लीप, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों का अपने को कंट्रोल रखना है। और जो नॉन मॉडिफाइड है, मेल है या एज बढ़ रही है, उस पर हम कंट्रोल कर नहीं सकते। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो प्रोबेबली हम हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। आप लोगों के मन में कोई बीच में सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये कोई लेक्चर नहीं है जिसमें चर्चा, आप पूछिए प्लीज। फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ समय से सेलिब्रिटी जो है उनका तो अटैक आया वो जिम में है, तो नॉर्मली जिम दे आर रियली जाने से लेकर तो उसमें तो लोग नहीं जाना चाहिए, जाना एग्जैक्टली, वेरी गुड, आई गॉट योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि अभी जो रिसेंटली हमने पिछले कुछ महीनों में इनफैक्ट नॉट ओनली सेलिब्रिटीज, बहुत सारे कलीग, हमारे नोन लोगों को भी ऐसा हुआ है कि जो लोग ट्रेडमिल एक्सरसाइज कर रहे हैं और या जो बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ना इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिकमेंडेशन है वो ये है 150 मिनट्स अ वीक, मतलब आपको 120 से 150 मिनट लगभग डेली का 30 से 40 मिनट आपको वॉक करना है या फिर आपको जॉगिंग करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो वो एक्सेसिव एक्सरसाइज है जहां पर ट्रेडमिल कर रहे हैं कि मुझे को तो ओलंपिक में जाना है, ट्रेडमिल का एंगल मुझे 15 डिग्री रखना है और स्पीड करनी है 50, वहां जाकर दिक्कत आती है। आपको रखना है फ्लैट और आपको चलना है ऑलमोस्ट वॉक के बराबर। एक्सेसिव एक्सरसाइज हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और अगर से मान लीजिए आपकी हार्ट की नसों में 10-20-30% के आसपास ब्लॉकेज है, ये एक्सेसिव एक्सरसाइज उसको अटैक में कन्वर्ट कर सकती है। सो रिकमेंडेशन इज गो फॉर रूटीन वॉक या फिर ब्रिस्क वॉक, जिसको हम तेज चलना बोलते हैं, एंड 30 to 40 मिनट्स पर डे, इफ पॉसिबल 7 days a week और 6 days a week। ये अपने को रिकमेंडेशन रखनी है। बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइजेस प्रोबेबली नहीं करना चाहिए। अगर किसी को से कुछ भी थोड़ा बहुत भी अंदर ब्लॉकेज है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या अरिथमिया है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पर अदरवाइज अगर किसी की बिल्कुल नॉर्मल है तब उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एथलीट है वो तो उससे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको तो ऐसा कुछ नहीं होता। थैंक यू डॉक्टर दीपेश। यस सर, यस सर। देखिए, ये तो मैंने बोले जो सिम्टम हैं। अब जो पता लगा सुबह सुबह सोते रह गए, यस दैट इज कॉमन। साइलेंट अटैक इज वन। और जो होता है कॉमनली डायबिटिक पेशेंट में होता है, डायबिटिक पेशेंट में पेन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उनमें साइलेंट अटैक होता है। नंबर 2, कई बार हम लोग बहुत सिंपल टर्म में हल्का फुल्का सांस भरा किसी वजह से, सोचा अरे ठंड लग गई होगी, अरे धुएं से हो गया, हो सकता है उस टाइम पर वो हार्ट अटैक रहा हो, जिसको हमने नेग्लेक्ट किया या हमने ध्यान नहीं दिया, उसको हमने अदर सिम्टम से कोरिलेट कर लिया। थर्ड, जो बर्निंग सेंसेशन बोला मैंने कि जो जलन होती है, बहुत बार हम लोग कॉमनली ऐसा होता है, खाना खाया, मसाला ज्यादा हो गया, तीखा ज्यादा हो गया, थोड़ा जलन हुई, गैस की गोली ले ली, ठीक हो गया, पॉसिबली है कि वो हार्ट अटैक रहा हो। इसके अलावा चक्कर आना, कई बार ऐसा होता है बेहोश हो जाते हैं लोग, हार्ट अटैक आया, हार्ट की गति बहुत कम हो गई या हार्ट की गति बहुत ज्यादा हो गई, उस दिन चक्कर आकर बेहोश होकर गिर जाते हैं, ये भी हार्ट अटैक हो सकता है। बाकी जो जबड़े का दर्द है, कई बार दांत के दर्द की वजह से लोग पहुंचते हैं और वो अल्टीमेटली हार्ट अटैक निकल कर आता है, क्योंकि हार्ट का पेन लोअर जॉ में रेडिएट हो सकता है। तो दांतों का दर्द, सर दर्द पीछे, कई बार ऑक्सीपिट में भी दर्द होता है, कुछ लोगों का हार्ट अटैक वो भी मिला है। अपार्ट फ्रॉम पेट का दर्द है, ये भी हो सकता है हार्ट का। तो लेग्स इज डिफरेंट, मतलब हार्ट का दर्द तो लेग में नहीं जाएगा, लेग का दर्द हो जाएगा। दैट इज डिफरेंट। लेग की नर्व बंद है, कोरिलेशन होता है, पाँव की नस में ब्लॉकेज है, वो हार्ट की नस में भी हो सकता है, दे आर कोरिलेटेड। बट द रीजन की हार्ट अटैक का दर्द वहां जाएगा, मतलब अभी तक तो नहीं सुना, आने वाले टाइम में वो तो देखते हैं। So I think we have good information about heart diseases. एक दूसरी और भयानक चीज जो है वो कैंसर की लगती है।
और कैंसर खासतौर से कुछ कैंसर हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, कुछ कैंसर है जिसका अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। डॉक्टर रानू पाटनी जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर रानू, आप खासतौर से जो फीमेल में कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर, दो चीज़ के बारे में आप बताइए कि कैसे कारण अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो क्योंकि आज स्ट्रेस एक मुद्दा है, तो कैंसर का डर आजकल बहुत बड़े स्ट्रेस के रूप में उभर के आ रहा है, क्योंकि हम कैंसर का नंबर बहुत बढ़ता हुआ देख रहे हैं हर एज ग्रुप में। और ये क्योंकि महिलाओं के कैंसर की बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कई मेल्स जो बैठे हैं, दे ऑल्सो हैव टू बी अवेयर अबाउट हाउ टू प्रिवेंट कैंसर। तो जैसा डॉक्टर ललित ने कहा, हम ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें या तो बचाव संभव है या बहुत जल्दी इनका पता लग जाए तो इसका सफल इलाज संभव है। तो जहाँ तक सर्वाइकल कैंसर की बात है, ये आजकल पता चल गया कि अधिकांश सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह, तो बच्चेदानी के मुंह और बच्चेदानी के कैंसर ये दो अलग अलग होते हैं। तो बच्चेदानी का मुंह का जो कैंसर है वो एक वायरस, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। अधिकांश बच्चेदानी के मुंह के कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा होते हैं, और इस वायरस से बचाव अब संभव है। तो एक वैक्सीन है, HPV वैक्सीन, जो अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है और अब इंडिया में भी बन रहा है। वो 9 साल से लेके 26 साल तक गर्ल्स को यदि लगाया जाए तो काफ़ी हद तक इस कैंसर से बचाव संभव है। इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। अब ये बताया गया है कि ये जो वायरस है, ये फिजिकल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। तो ये एडोलेसेंस में या शारीरिक संबंध स्थापित होने के पहले, सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के पहले लगाया जाए या तो उसका असर सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद भी असर रहता है, मगर वो धीरे धीरे उसकी एफिकेसी कम होती जाती है। तो इसलिए यंग गर्ल्स में, एडोलेसेंस में लगाना सबसे ज़्यादा। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है स्क्रीनिंग। ये तो हुआ बचाव। एक होता है या कैंसर की प्री कैंसरस स्टेज में पता लगाना, वो स्क्रीनिंग द्वारा होता है। तो स्क्रीनिंग भी कई मेथड से होती है, हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है। इतना डिटेल में शायद अभी यदि किसी को पूछना हो तो वो पूछ सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग 2 तरह से है, होती है महिलाओं में। एक HPV टेस्ट होता है जो कि ये वायरस को डिटेक्ट करता है। हेलो, HPV टेस्ट से होती है। तो आजकल प्राइमरी स्क्रीनिंग HPV टेस्ट द्वारा की जाती है, और दूसरा है पैप्समियर, जो एक और जिससे स्क्रीनिंग हो सकती है। तो हम 25 साल से लेकर 65 साल तक की महिलाओं में स्क्रीनिंग करते हैं, और 25 से 30 की महिलाओं में सिर्फ पैप्समियर से करते हैं। 30 साल से ऊपर HPV और पैप्समियर दोनों से हो सकती है। और स्क्रीनिंग के बावजूद यदि आपने वैक्सीनेशन भी लगाया हुआ है तो भी आपको स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है उस लेडी को, क्योंकि HPV वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। कौन से स्ट्रेन ने आपको अफेक्ट किया है ये पता नहीं है। जिन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वैक्सीन है उनसे तो बचाव हो जाता है, पर यदि किसी और स्ट्रेन ने अफेक्ट किया है तो वो अभी नए वैक्सीन आ रहे हैं 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, 14 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, पर फिर भी हम सारे स्ट्रेन्स के अगेंस्ट अभी नहीं है, तो स्क्रीनिंग भी उतनी ज़रूरी है। जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, पहले हमारे जैसे देशों में जो लो इनकम कंट्रीज जिनको बोलते हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन था, पर अब ब्रेस्ट कैंसर ने इसकी जगह ले ली है। सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में अब ब्रेस्ट कैंसर होता है, खास करके अर्बन एरियाज में। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से हेरिडिटी के कारण है। तो यदि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हो तो बहुत सतर्क होने की जरूरत है।
है लाइफस्टाइल चेंज, जैसा हेल्दी लाइफस्टाइल हार्ट अनहेल्दी लाइफस्टाइल हार्ट को अफेक्ट करती है, इसी तरह इनडायरेक्टली अनहेल्दी लाइफस्टाइल कुछ तरह के कैंसर्स को भी का भी कारण बन सकती है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी एक है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग गाइडलाइंस तो है, बट वो अर्ली डिटेक्शन होता है उसका, तो उसमें सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी अभी तक जो है सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस में है स्क्रीनिंग के मेथड्स। इसमें अब ये हो गया है कि 21 साल के बाद स्त्री को या महिला को खुद के ब्रेस्ट को यदि महीने में एक बार चेक कर ले तो काफ़ी हद तक वो कोई भी बदलाव उनके स्तनों में आए तो उससे उसको देख सकती है और फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जा सकती है। साल में एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा लेना भी फायदेमंद है, क्योंकि आपकी डॉक्टर जब भी आप गायनी चेकअप के लिए जाएं तो आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ब्रेस्ट में कोई भी चेंज है, कोई गांठ, कोई घाव, निपल से कोई तरह का डिस्चार्ज, स्किन टेक्सचर में कोई चेंज, जैसे कई बार स्किन संतरे के छिलके जैसे हो जाती है, या बगल में कोई गांठ, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो स्तन में बदलाव के रूप में देखी जा सकती है, और उसको आप जल्दी चेकअप करा के टाइम से डिटेक्ट करवा के यदि शुरुआती स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका बहुत सफल इलाज संभव है। और मैमोग्राफी अब एडवोकेटेड है कि 40 इयर्स के बाद हर महिला को साल में एक बार मैमोग्राफी करवानी चाहिए। गाइडलाइंस में ये है, पर इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। हमारे जैसे कंट्रीज में हर साल संभव नहीं हो तो 2 साल में एक बार, या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नहीं होता है तो इंडिविजुअलाइज तरीके से करते हैं उसको। और ब्रेस्ट कैंसर से काफ़ी हद तक इस तरह से सफल इलाज हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रानू। एंड आई थिंक लास्टली एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है सर, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वी विल हैव एक्स्ट्रा टाइम इन 1-to-1 वी विल हैव डिस्कशन। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में है वो कि हमारे पास सब कुछ है, घर, दौलत, गाड़ी, बंगला, कुत्ता, दुकान, सारी चीज़ है, बट हैप्पीनेस इज गोइंग डाउन। तो हैप्पीनेस जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ देशों की गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस की अलग से एक अपना डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, इन हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकाल दिया। तो डॉक्टर सृष्टि जी आप बता सकती है कि हाउ टू रिमेन हैप्पी। हम सब में जो महात्मा गांधी से सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स डॉक्टर सृष्टि का हाई है, आप खुद भी देख सकते हैं। थैंक यू सर। सर ये सवाल जो था हैप्पीनेस वाला, ये एक जर्नी है। मुझे लगता था कि 12th क्लास में टॉप कर जाएंगे, उसके बाद खुश हो जाएंगे, MBBS में टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर खुश हो जाएंगे, फिर लगा कि PG में अच्छी कॉलेज मिल जाएगा, फिर खुश हो जाएंगे, फिर लगा अच्छे परिवार में अच्छे हैंडसम से शादी हो जाएगी, फिर खुश हो जाएंगे। पर ये लाइफ में चक्रव्यूह चलते ही जाता है। शादी हो गई, बच्चा हो गया, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए, बट बच्चा होने के बाद मुझे लगा कि मुझे ढूंढना है कि खुशी मिलती कैसे है। सब कुछ कर लिया, खुशी आप मिल नहीं रही है, हम अभी भी इतने परेशान क्यों हैं, इतने स्ट्रेसफुल स्टेट में क्यों हैं। तो फिर मैंने बहुत किताबें पढ़ी, लोगों से मिली और एक अपनी थ्योरी बनाई, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब भी अपनी थ्योरी, अपनी जर्नी पे इवॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है कि ये कर गया तो आई जाएगी, ये हो गया तो आई जाएगी। वो एक जर्नी है। हैप्पीनेस हमारे आसपास हमेशा हमारे साथ है, हमारे देखने का नजरिया है। तो कुछ चीजें जो मैंने फॉर्मूला ढूंढे हैं, शायद आपको काम आए। एक हैदराबाद की बड़ी प्यारी सी बुक मेरी लाइफ में आई, जिसका नाम था मॉर्निंग मिरेकल्स, और उनकी भी बड़ी ऑथर की बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। उनका एक्सीडेंट हुआ, वो बिस्तर पर आ गए, पैरालिसिस हो गई, हाथ पैर सब चलना बंद हो गए, बट कैसे उन्होंने अपने आप को स्थिति से उबारा और फिर उन्होंने मेडल जीता रनिंग में, एथलेटिक्स। सो उनकी जर्नी से उन्होंने जो डिवाइस देखा, एक न्यूमोनिक है उसका, इसका नाम है सेवर्स। सो SAVERS। सो S स्टैंड्स फॉर साइलेंस, और
इन सब चीजों को करने के लिए हम सबको टाइम चाहिए। हमारा आदत से ज्यादा लोगों का ये कहना है टाइम नहीं है। तो जो पहला फॉर्मूला है मैं कहूँगी कि सुबह 4:30 बजे उठना। हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास वैसे 3 घंटे एक आम इंसान से ज्यादा हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि रात को 9 बजे के बाद हम कुछ बहुत ज्यादा महान काम तो कर नहीं रहे होते, बजट बना रहे हो, टैक्सेशन डिवाइस कर रहे हो, देश के लिए कुछ कर रहे हो, ईरान इराक पे अपन थीसिस लगा रहे हो, तो बहुत काम नहीं होते प्रोडक्टिव हमारे रात को 8:30-9 बजे के बाद अगर आप देखोगे तो 4:30 बजे जल्दी उठना, एस स्टैंड्स फॉर साइलेंस, थोड़ा मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना। ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब अपने बारे में हम कैसा सोचते हैं, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, मैं अच्छे दोस्त बना सकती हूँ, सब मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। देन कम्स विजुअलाइजेशन। हम विजुअलाइज करें कि हमारा आज का दिन कैसा जाएगा। ओके, हमें आज टीचिंग प्रोग्राम भी है, केसेस भी है, पेशेंट्स भी देखने हैं, ये भी करना है, शाम को किसी के मकान के नागल में भी जाना है, रात को बर्थडे पार्टी भी है। तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम कैसे कैसे करके अपना एक दिन को आगे बढ़ा सकते हैं। Then comes E. E stands for exercising. दिपेश सर ने एक्सरसाइजिंग पर ऑलरेडी काफी कुछ बताया है। 1 घंटा किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, उसके बाद फिटनेस खेलना अच्छा लगता हो, साइकिलिंग हो, कोई भी 1 घंटा एक एक्सरसाइज को देना। एक्सरसाइजिंग आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी है और बहुत अच्छे हॉर्मोन्स निकलते हैं जिससे आप खुश महसूस करते हैं। अपने दिनचर्या में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस करने की आपकी शक्तियां बढ़ती हैं। Then comes R, मतलब रीडिंग। रोज अगर हम कुछ नहीं तो किसी भी किताब, एक अच्छी किताब के अगर 20 पन्ने भी पढ़ पाए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ईयर ओवर ईयर हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किताब पढ़ना मतलब उस ऑथर के बारे में जानना है, अपने आप में अलग ही दुनिया के लिए खोल देना है। सो किताबें पढ़ने से बहुत फायदा होता है। अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, सीईओज हैं, वो लोग रीडिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत काबिल करते हैं। एंड द लास्ट इज एस, दैट इज राइटिंग। अपना एक डायरी बना के रखिए, लिखिए, उसमें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, रोज अपनी प्लानिंग, अपने एस्पिरेशंस, आपने क्या अचीव किया, आपने किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाया अपने आप से। इट्स मी वर्सेस मी, है ना, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ एक दूसरे से। हम आज कैसे हैं और हम कल कैसे होंगे, हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे अपने आप से है। सो ये मेरे कुछ नुस्खे हैं जो मुझे लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। आगे जाके स्माइल करना, हमेशा हंसते रहना, और कोई भी मिले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करना, लोगों के नाम से उनको पुकारना, व्हाट्सएप ही हो तो नमस्कार लालचंद जी कैसे हैं, छोटी छोटी खुशियों का आदान प्रदान हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। और वर्क लाइफ में हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपना 2/3 अवे टाइम हमारे वर्क प्लेस पे स्पेंड करते हैं। तो आपस में अच्छा रिलेशनशिप, कंपटीशन की जगह एक दूसरे को हेल्प करना, आगे बढ़ने में, वो अगर हम करेंगे हमारी लाइफ का हैप्पीनेस इंडेक्स काफी बेहतर हो जाए। थैंक यू। Thank you so much, Dr. So I think हम में से भी और ट्राई 4:30 बजे उठेंगे और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाएंगे। So thank you so much. So I think with this we wind up today's discussion. We have already overshooted the time given to us. So I thank each one of you for your active participation, and the remaining discussions we can have after the meeting. Over to you, maybe want to say something.